इससे पिछले लेक्चर में हमने वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक, वेग नियम ये पढ़े थे। उसमें एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था, साथ में वेग व्यंजक का सूत्र भी निकाला, और उसके लिए जो वेग का सूत्र था वो क्रिया कारकों की सांद्रता है उसके घातांक के आधार पर वो वेग नियम निकाला था। ये सारी कंप्लीट हो गई। अब आज का शुरू करेंगे हम जो थोड़ा सा पिछले लेक्चर में बाकी रह गया, कि जो वेग स्थिरांक है उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए और उसका मात्रक क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आज है मात्रक, या इसको यूनिट भी कहते हैं या इकाई भी कहते हैं। कैसे हल करेंगे इसको? उसी प्रकार से जो कोई भी वेग स्थिरांक अगर ज्ञात करना है तो कोई तो अभिक्रिया लेनी पड़ेगी। किस अभिक्रिया के लिए लेना है? तो कोई एक अभिक्रिया मान लेते हैं और उसके लिए फिर वेग व्यंजक लिखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पर इनके जो स्टोकियोमेट्रिक गुणांक है वो एक एक नहीं रखेंगे, क्योंकि एक एक से काम अधूरा रह जाता है। अलग अलग मानेंगे हम। इसका ए, बी, सी और डी, ये कोई अभिक्रिया है। तो इसके लिए वेग का सूत्र क्या होगा? वेग का सूत्र क्या होना चाहिए? तो वेग का सूत्र तो हमने पीछे ये निकाला था। इनकी सांद्रता घात कितनी होनी चाहिए? ए और बी रखेंगे या एक्स और वाई रखेंगे? सैद्धांतिक रूप से हम ए बी रखते हैं, लेकिन प्रायोगिक जो मान निकालना होता है तो हम इसको एक्स वाई लिखते हैं। यह माना जाएगा। तो ये भी सांद्रता है और ये भी सांद्रता है। ये घात इसकी एक्स है, ये घात वाई है। पहले हम परिभाषा पर आते हैं, मात्रक पर बाद में आएंगे। तो जो भी परिभाषा निकाली जाती है वो सूत्र से ही निकालेंगे, अलग से इसके लिए कुछ नहीं करना। तो सूत्र हमारे पास ये है। इसमें किसकी परिभाषा निकालनी है? के की। इसकी परिभाषा निकालने के लिए इनको एक कर देते हैं, यानी ए की सांद्रता बराबर बी की सांद्रता, और इसको हम एक मान लेते हैं। एक मान लिया तो वेग का सूत्र क्या आ जाएगा? के रह गया बस। अब इसको परिभाषा के रूप में लिखना, ये इसके बराबर है कब? जब ये एक हो। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिक्रियकों की सांद्रता इकाई हो, या ये कह सकते हैं जब अभिक्रियकों की सांद्रता इकाई हो तो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है, या वेग स्थिरांक के मान के बराबर होता है। इसको परिभाषित करते हैं तो ये परिभाषा आ जाती है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा ये लिखेंगे, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिक्रिया कारकों की सांद्रता इकाई हो। ये भी मैं लिख देता हूँ। तो इसको यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँच सकते हैं, या यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँच सकते हैं, दोनों तरीके सही होते हैं। तो दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं,
यह परिभाषा कह सकते हैं। तो ये में कोई भी परिभाषा हो, तरीका एक ही रहता है कि इसके सूत्र से ही निकालो बस। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक निकालने के लिए हम यहाँ से हमें के का मान लेना पड़ेगा। अब निकालते हैं मात्रक। तो यहाँ से के का मान कितना जाएगा? इस ए बी को इधर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा वेग अपॉन ए की घात एक्स बी की घात वाई, ये आ जाएगी। यहाँ पर वेग का मात्रक क्या होता है और ये सांद्रता है, इसका मात्रक क्या होता है? इसको हम केवल सांद्रता ही लिखेंगे, एक बार बाद में चेंज करेंगे। तो के बराबर वेग होता है, लिखा था पहले, सांद्रता बटा समय। ये होता है सांद्रता बटा समय। तो मैं एक बार इसी को लिख रहा हूं। ये तो ऊपर वाला बना गया। ये नीचे नीचे ये भी सांद्रता है, ये सांद्रता की घात x है, और ये भी सांद्रता है, ये सांद्रता की घात y होगी। ऊपर वाली संख्या भिन्न है, नीचे वाली संख्या पूर्णांक है, इसके बटा एक भी मान सकते हैं पूरे के। तो या के का मान क्या जाएगा? ऊपर वाली तो ठीक है, नीचे वाली संख्या को पलट कर लिख देंगे तो ये मान आ जाएगा ये एक ऊपर चला जाएगा, और ये इनका आधार बराबर है, और आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाती है, तो ये मान आ जाएगा आधार बराबर है तो घात जुड़ती है, गुणा नहीं होता है। ये गलती नहीं करनी, ये नहीं करनी कि सांद्रता की घात x है, सांद्रता की घात y है, तो सांद्रता की घात x गुणा y होगा ना, x प्लस y होगा, ये माना जाता है। अब इसको भी ऊपर ले ले। अच्छा, एक और कि ये x प्लस वाई क्या है, इसको हम एक नया नाम दे दें, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, अगला टॉपिक अपना यही आएगा। इसको कहते हैं अभिक्रिया कोटि। x प्लस वाई इज इक्वल टू n अभिक्रिया की कोटि है। तो k का मान क्या आ जाएगा? अब इस यहाँ पर n लिख रहा हूं मैं, यहाँ सांद्रता की घात एक है। अब ये नीचे की संख्या को हटाते हैं, सारे ऊपर ले आते हैं। ऊपर ले आएंगे तो सांद्रता ऊपर ले आएंगे, ये ऊपर सांद्रता की घात एक है, ये सांद्रता की घात n है नीचे, इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी। यहाँ पर समय है, समय की घात एक है, इसको ऊपर लाएंगे ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको ये कह सकते हैं तो ये आ जाता है। तो इसको हम ध्यान में रखते हैं। तो वेग स्थिरांक की इकाई होती है। यहाँ पर सांद्रता ज़्यादातर मोल प्रति लीटर लेते हैं, मोलरता के रूप में लेते हैं, बाकी कोई भी रूप हो सकता है उसी के अनुसार लेंगे। समय ज़्यादातर सेकंड लेते हैं, मिनट भी ले सकते हैं, घंटा भी ले सकते हैं, कोई भी हो, तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि n का मान क्या है। यहाँ पर ये n है अभिक्रिया की कोटि, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तब इस पर वापस आएंगे, तब यहाँ पर n का भी उपयोग देखेंगे, और फिर क्या क्या स्थिति होती है अभिक्रिया की कोटि के अनुसार, अभिक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, ये इस पर हम बाद में दोबारा आएंगे, एक बार इतना ही। अब अगला टॉपिक अपन लेते हैं, ये इसी को डिटेल देख लेते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो अब है अभिक्रिया की कोटि।
वो समीकरण एक बार दोबारा लिखता हूँ, मैंने हटा दिया इसको। चलो एक बार दोबारा लिखते हैं। समीकरण ये थी अपनी, कोई भी हो सकती है। इसके लिए वेग का सूत्र ये था, ठीक है। यहां पर ये जो अभिक्रियक है इनकी सांद्रता कितनी कितनी है, तो ए की सांद्रता है x और बी की सांद्रता है y। तो यहां पर अगर इनको जोड़ दें तो जोड़ दें, ये आ गया, ये अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या परिभाषा देंगे, इसी को परिभाषा के रूप में लिखना है। ये क्या है, वेग व्यंजक है, वेग व्यंजक है। इसमें ये अभिक्रियक है, इनकी सांद्रता है, ये घातांक है, ये घातांकों का योग है, ये अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या देंगे कि किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिक्रियकों की सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अभिक्रिया की कोटि परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, ये वेग व्यंजक हो गया, ये अभिक्रियकों की सांद्रता है, ये अभिक्रियकों की सांद्रता है, ये इनकी घात है और ये इनका योग है। अभिक्रियकों की सांद्रता घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर x + y = n है, ये अभिक्रिया की कोटि है। यहाँ पर एक बात और है, ये जो x है अगर यहाँ पर ये नहीं हो तो अभिक्रिया की कोटि x है, किसके प्रति, a के प्रति। अगर a नहीं हो तो अभिक्रिया की कोटि y है, किसके प्रति, b के प्रति, ठीक है। तो ऊपर वेग व्यंजक में x व y क्या है, x और y क्या है, ये a क्रमशः a के प्रति और b के प्रति अभिक्रिया की कोटि है। x व y क्रमशः a व b के प्रति अभिक्रिया की कोटि है। और संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कितनी है, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि n है। तो यहाँ ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये छोटे छोटे प्रश्न इस पर आ जाते हैं कि कोई भी वेग व्यंजक दे दिया तो उसमें अकेला अभिक्रियक की सांद्रता पूछे, कोटि पूछे, तो उसकी घात कितनी है, उसके संदर्भ में वो कोटि होगी। बी के संदर्भ में अभिक्रिया ये y कोटि की है, ए के संदर्भ में अभिक्रिया x कोटि की है, लेकिन कुल कोटि n है, ये कुल कोटि n है। तो कुल कोटि होती है वो सांद्रता के घातांकों का योग होती है। ये मान कितना कितना हो सकता है, n का मान कितना कितना हो सकता है, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि ये अगर अकेला हो एक और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2 आदि तथा भिन्न संख्या हो सकती है।
तो ये है, एक आसान सा उदाहरण ले लेते हैं एग्जांपल, कि अगर कोई हमारे पास समीकरण दे रखी है हमें और उसके लिए वेग का जब सूत्र लिखा तो जो वेग का सूत्र आया और जो प्रायोगिक मान था, प्रायोगिक मान ये आया। तो ये क्या व्यक्त करती है? ये जो लाइन है उसी को मैं दोबारा बोल रहा हूँ। यहाँ तो मैंने एक्स वाई के रूप में बोला था, अब इकट्ठा बोल रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर कोटि बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पर दो तीन तरीके से बोलूँ, ध्यान रखना अलग अलग अभिक्रियकों के बारे में, कि ये वेग है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया जिसका भी ये वेग व्यंजक है, उस अभिक्रिया की ए के संदर्भ में कोटि आधी है, बी के संदर्भ में कोटि 3/2 है और संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि 2 है। ठीक है, तो ये जो घात होती है ये अकेले अभिक्रियक के संदर्भ में होती है और कुल अभिक्रिया की कोटि इनका योग होती है। तो ये सारी अभिक्रिया की कोटि का पूरा हो गया। तो जो अपना अभिक्रिया की कोटि का सूत्र ये था, ये था जब n का मान 0 हो तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, n का मान 1 हो तो प्रथम कोटि, तो इस तरीके से इसको कहते हैं। ये तो होगी इस तरीके से कोटि जो मान n पर निर्भर करती है। अब एक थोड़ा सा हमने बीच में अधूरा छोड़ दिया था, k का मात्रक, क्योंकि उसमें कोटि से संबंधित था। अब देखते हैं k का मात्रक क्या आएगा। k का मात्रक सभी अभिक्रियाओं के लिए एक ही प्रकार का आएगा या शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, सबके लिए अलग अलग आएगा, वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही ज़्यादा। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वो वेग का सूत्र, सॉरी k का सूत्र ये लिखा था मैंने, k का मात्रक ये था, सांद्रता की घात 1 - n, समय की घात -1, ये आया था। अब सांद्रता को भी हम आगे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम n का मान लिख देते हैं। तो शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा, शून्य कोटि के लिए n का मान 0 होता है, तो k का मात्रक क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा सांद्रता की घात 1 - 0, समय की घात -1, तो सांद्रता की घात 1 रह गया। और सांद्रता को लिखते हैं मोल बटा लीटर, इसकी घात 1 रह जाएगा, इसको सेकंड लिख दिया -1। लीटर को ऊपर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तो आ जाएगा शून्य कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए सॉरी n का मान 1, और जब n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो k का मान इसमें ये हो गया, और 1 में से 1 गया 0, सांद्रता की घात 0, कोई भी संख्या है उसकी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, इसको समय से गुणा कर दें तो केवल समय बचेगा, तो ये माना जाएगा केवल समय इनवर्स है, या इसको कह सकते हैं सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स, डे इनवर्स, जो भी हो सकता है, ये हो जाएगा। अब द्वितीय कोटि के लिए ये n का मान 2 रखेंगे तो k का मात्रक क्या आ जाएगा, एक -2
ये यहाँ पर 2 रख देंगे। अब 1 में से 1 - 2 तो ये -1 आ जाएगा, तो ये मान आ जाएगा ये सांद्रता होती है मोल बटा लीटर। और ये सेकंड इनवर्स लिख रहा हूं मैं। ये -1 है, ये +1 कब होगी? ये +1 होगी जब अंदर वाली संख्या को पलट देंगे, लीटर बटा मोल। या इसको ये कह सकते हैं कि एक बार मोल लीटर इनवर्स इसकी घात -1 है। एक बार मैं ये लिख रहा हूँ, इस मोल लीटर को ऊपर लिख दिया बस, और ये घात -1 रखिए। अब इस -1 को अंदर ले गए ब्रैकेट के, तो ये माइनस है, ये मोल पर -1 हो जाएगी, और लीटर की -1 को -1 गुणा करें तो ये प्लस हो जाएगी। तो अब लीटर का तो हो जाएगा प्लस और मोल का हो जाएगा माइनस। तो अब ये माना जाएगा इसका, ये एक नई बात और आ गई हमारे पास, क्या कि अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक भी अलग अलग हैं। शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है मोल पर लीटर पर सेकंड, प्रथम कोटि के लिए है पर सेकंड, द्वितीय के लिए है लीटर पर मोल पर सेकंड। एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना है, ये दे दिया बस, अभिक्रिया की कोटि का जिक्र नहीं है। तो वेग स्थिरांक से पता लगेगा अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। तो ये सावधानी रखनी होती है, ध्यान में रखना होता है। अब एक जो अभिक्रिया की कोटि जब निर्धारित करते हैं तो ये तो प्रायोगिक मान है, तो सभी अभिक्रियाओं के लिए हम प्रायोगिक मान निकाल सकते हैं क्या? सभी के लिए नहीं निकाल सकते, एक दिक्कत आती है। और मुख्य दिक्कत ये आती है कि कई अभिक्रियाएं तो केवल 1 या 2 ही अणु भाग लेते हैं, केवल एक ही पद में पूरी हो जाती है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन कई अभिक्रिया एक पद में पूरी नहीं होती, वो एक से ज़्यादा पद होती है कि 2 अभिकारकों ने क्रिया करी, एक उत्पाद बना दिया, एक मध्यवर्ती बना दिया, मध्यवर्ती ने फिर दोबारा अभिक्रिया से क्रिया करी, फिर एक मध्यवर्ती और एक उत्पाद बना दिया, फिर मध्यवर्ती ने दोबारा क्रिया करी तीसरी बार, फिर उत्पाद बना। तो ये 3 पदों में पूरी हुई। हो सकता है कोई ज़्यादा भी हो जाए, वो निर्भर करता है उसमें अणुओं की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है। एक तो हो जाती है आसानी से होने वाली, उसको तो कहते हैं प्राथमिक अभिक्रिया, और एक होती है जटिल अभिक्रिया जो कई पदों में होती है। तो अब 2 परिभाषाएं लिख रहा हूँ, एक प्राथमिक अभिक्रिया की और एक जटिल अभिक्रिया की। तो अब है प्राथमिक अभिक्रिया। तो प्राथमिक अभिक्रिया तो होती है जो एक ही पद में संपन्न हो जाती है। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। अधिकांश क्या ज़्यादातर अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूरी होती है, और एक से अधिक पदों में पूरी होती है उसको कहेंगे जटिल अभिक्रिया। तो जटिल अभिक्रिया क्या हो जाएगी कि जब प्राथमिक अभिक्रिया एक पद में संपन्न न होकर अधिक पदों में या कई पदों में संपन्न होती है। वो जटिल अभिक्रिया कहलाती है। तो ज़्यादातर अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया ही होती है। और अब एक अभिक्रिया की कोटि आ गई। अब
इसी का उपयोग हम करेंगे। आगे नाम आएगा अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता भी उसको कहते हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता तो निर्भर करेगा अभिक्रिया क्रिया में कितने अभिक्रियक भाग ले रहे हैं, उनके कितने अणु भाग ले रहे हैं। अगर केवल एक अणु भाग ले रहा है तो एक अणु का अभिक्रिया कहलाएगी, दो अणु भाग लेते हैं द्विअणुक कहलाएगी, तीन कहलाते हैं त्रिअणुक कहलाएगी। तो यहाँ पर जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज, यहाँ पर जैसे अभिविकर्ण, अणु, परमाणु, आयन जो भी हैं, वो एक साथ और एक संगठ यानी कोलिजन के साथ अभिक्रिया करें। उनके बीच में टक्कर तो होती है और वो टक्कर प्रभावी होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर भाग लेने वाली स्पीशीज बोले या भाग लेने वाले अवयवी कण बोले। और अवयवी कण कौन से होते हैं? या तो अणु होंगे, या परमाणु होंगे, या आयन होंगे, इनके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, ये हो। और जो एक साथ संगठ करें और उसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया हो। कोलिजन हो, उनमें टक्कर हो, एक साथ संगठ हो। यह अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए और उसमें जो भाग लेने वाली स्पीशीज कितने अणु, परमाणु, आयन है, वो एक साथ आपस में कोलिजन हो, वो प्रभावी टक्कर हो, तो कितने अणु उसमें भाग ले रहे हैं वो संख्या आणविकता कहलाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक समीकरण ये होती है कि ये अभिक्रिया है, ये एक एकाणुक कहलाएगी क्योंकि इसमें ये केवल एक अणु भाग ले रहा है, केवल एक अणु है। ये द्विअणुक है, इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, इनकी सही टक्कर हो रही है। ये त्रिअणुक अभिक्रिया है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु क्रिया कर रहा है, इनके बीच में सही टक्कर हो रही है। तो अधिकांश अभिक्रियाएं एक अणुक या द्विअणुक होती है। तीन अणु या तीन से अधिक अणु, उनके बीच जो टक्कर है उसकी संभावना बहुत कम होती है और अभिक्रिया की संभावना भी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक साथ प्रभावी टक्कर की संभावना कम हो जाती है, उचित विन्यास के साथ टक्कर की संभावना कम हो जाती है। तो जो अणु टकराते हैं उनकी दिशा सही होनी चाहिए। जैसे मान लिया दो अणु है, एक अणु ये, एक अणु ये, इस तरीके से टकराते हैं तो उनकी रासायनिक क्रिया हो जाएगी। एक अणु है, एक ये टकराता है, तो इसका उचित विन्यास नहीं कहेंगे। उचित विन्यास हम मान लिया ये कहेंगे, ये उचित विन्यास है या ये उचित विन्यास है, लेकिन ये उचित विन्यास नहीं है। तो इस प्रकार से अगर दो अणु टकराएंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी नहीं करेंगे। या तो ये टकराएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, या ऐसे टकराएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। जब तीन से अधिक अणु हो जाते हैं तो उनमें उचित विन्यास के साथ संगठ है या टकराहट है वो उसकी संभावना कम हो जाती है। तो
और जब ये संभावना कम हो जाती है, या कहें कि इस प्रकार से सही टक्कर इसमें संभावना कम हो जाती है क्योंकि अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, तो यह विक्रिया भी बहुत कम होगी और होगी तो बहुत ही धीमी गति से होगी। ये होता है। एक उदाहरण लेते हैं अलग से। जैसे एक आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दे रखा है, अच्छा एग्जांपल है कि पोटेशियम क्लोरेट ये विक्रिया है। कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1 और 6 7, और इसको संतुलित करते हैं 3 ही हो जाते हैं। 10 अणु भाग ले रहे हैं। तो हमने तो अब तक 1 2 3 के बारे में पढ़ा था, यहाँ तो 10 अणु है, तो विक्रिया बहुत जटिल हो जाती, बहुत धीमी गति से होगी। लेकिन ये कई पदों में होगी। लेकिन जब इसका सही वेग ज्ञात करते हैं और इसकी कोटि ज्ञात करते हैं, तो यह द्वितीय कोटि की विक्रिया आती है। यह विक्रिया द्वितीय कोटि की है, और वैसे लगती है 10वीं कोटि की, लेकिन यह विक्रिया द्वितीय कोटि की है। ऐसा कैसे होता है? तो इसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा है, और अणुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये विक्रिया कई पदों में जाकर पूरी होती है, 1 से अधिक पदों में संपन्न होगी। तो 2 अभिक्रिया क्रिया करेंगे, उत्पाद बनाएंगे, साथ में मध्यवर्ती बनेगा, थोड़ी देर पहले बताया था उसी तरीके से। फिर मध्यवर्ती आगे क्रिया करके फिर दूसरा मध्यवर्ती बनाएगा, फिर तीसरा बनेगा। इस प्रकार से कई पदों में जाकर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। और उनमें से फिर वेग कैसे ज्ञात कर लिया, कोटि कैसे ज्ञात कर ली? कोटि तो वेग से ज्ञात करती है, अभिक्रिया की कोटि तो वेग व्यंजक से ज्ञात करते, तो वेग व्यंजक कैसे ज्ञात कर लिया? ये तो कई पद हो गए, उनमें से कौन सा पद लेंगे? उसमें जो पद धीमी गति से होता है उस पद को लिया जाता है, वो उसका वेग निर्धारक पद कहलाता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS कहलाता है। तो यदि कोई अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में पूरी होती है, तो उसमें जो सबसे मंद गति से जो होने वाली अभिक्रिया है उसको हम RDS या मंद जो वेग निर्धारक पद है वो कहते हैं। इसी से वेग व्यंजक का निर्धारण होता है, और वेग व्यंजक से फिर अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण होता है। तो यदि अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में होती है तो सबसे मंद पद है उसको वेग निर्धारक पद कहा जाता है। ये तो काफ़ी बड़ी हो गई थी। एक थोड़ा सा इसे छोटा उदाहरण लें और उसमें फिर वेग निर्धारक पद को भी हम ज्ञात करें, मध्यवर्ती कैसे बनता है उसको भी निकालें, और उसके बाद फिर उस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। एक उदाहरण लेते हैं। ये अभिक्रिया कोई
कि क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन होता है आयोडाइड के साथ, तो ये उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। अणुसंख्यता इसमें 2 और 1 3 दिख रही है। इस आधार पर ज्ञात करें तो हो सकता है अभिक्रिया तृतीय कोटि की भी लगे, लेकिन ये एक प्रकार से जटिल अभिक्रिया है। तो ये एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है। कौन कौन से पद बनाएगी पहले वो देखें। तो इसमें यह हुआ कि H2O2 का पहले एक अणु इस आयोडाइड के साथ क्रिया करता है, इसके साथ क्रिया करेगा, एक मध्यवर्ती बनता है, इसको मध्यवर्ती कहेंगे। ये अस्थायी होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक से अधिक पदों में अभिक्रिया होती है, तो इसमें इस अभिक्रियक ने इसके साथ क्रिया कर ली, ये तो उत्पाद बना दिया, ये मध्यवर्ती बना दिया, ये अस्थायी है। ये फिर आगे क्रिया करेगा किसके साथ, अभी इसका एक अणु और बाकी है अभिक्रिया का, तो अब इसके दूसरे अणु के साथ क्रिया करेगा। अब जो क्रिया होगी उसमें जल बनेगा, ऑक्सीजन और प्लस आयोडाइड आयन बनेगा। यह विक्रिया होती है। तो यह विक्रिया इसके बराबर है क्या, जोड़कर देखते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी। कैसे, ये मध्यवर्ती एक इस तरफ है एक इस तरफ है, कैंसिल। ये आयोडाइड जितना काम में लिया था उतना का उतना वापस बन गया, जितना यहाँ पर काम में लिया उतना वापस बन गया। तो इसकी तो केवल उपस्थिति है, इस कारण इसको बीच में लिखा है। तो अब बाईं तरफ कौन बच गए, एक जल का हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ये, तो 2 H2O2 हो गए। एक जल और एक जल 2 H2 हो गए और एक ऑक्सीजन हो गई। आयोडाइड की यहाँ पर उपस्थिति आ गई, ये समीकरण आ गई। तो यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है। तो अभिक्रिया तो ये आगे, तो वेग कैसे ज्ञात करेंगे। वेग के लिए मैंने अभी पिछली लाइन लिखी थी कि अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए एक से अधिक पद है तो उस पद का चयन किया जाता है जो धीमी गति से होता है। यह भी एक प्रायोगिक मान होता है। इसमें यह जो पहला है यह मंद पद है, यह है मंद पद है, इस कारण ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, वेग निर्धारक पद है। तो इस अभिक्रिया की अगर आणविकता या कोटि जो भी ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम ये न लेकर इसको लेंगे, ये इसका वेग निर्धारक पद है, इसको लेंगे। तो इसके आधार पर अब फिर वेग का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो क्या आना चाहिए, इसको नहीं लेंगे, अब ये लेंगे। तो अब ये आ गया, तो अब वेग का सूत्र ये आएगा। वेग किसका अपघटन हो रहा है, माइनस इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, बराबर ये हो जाएगा बराबर के। अभिक्रियक कौन कौन है, अब अभिक्रियक हम मंद पद को देखेंगे। यहां पर अभिक्रियक ये 2 हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडाइड आयन। ये होगा तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, वेग का सूत्र ये आ गया अब हमारे पास। तो अभिक्रिया की कोटि आएगी इसका घात 1 इसकी घात 1, तो ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अणु 3 भाग ले रहे लेकिन ये वापस बन जाता है। इसमें ये 2 पद है, ये भी प्राथमिक पद ही कहेंगे इसको, क्योंकि ये एक बार में संपन्न हो रही है, इसको भी एक बार में संपन्न हो रही है। लेकिन ये अभिक्रिया ये जटिल अभिक्रिया है, ये प्राथमिक अभिक्रिया कहेंगे, इसको प्राथमिक अभिक्रिया कहेंगे, लेकिन ये जटिल अभिक्रिया, क्योंकि ये अभिक्रिया जो पूरी हो रही है ये एक से अधिक पदों में पूरी हो रही है। तो अब हमारे पास 2 नाम आ गए, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। अब क्या क्या अंतर होगा इसमें, ये 2-3 अंतर लिख देता हूँ मैं। यह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यह मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अणुसंख्यता या आणविकता।
अंतर क्या क्या होगा? मुख्य अंतर एक होता है, पहला कि अभिक्रिया की कोटि पीछे पड़ चुके हैं, ये प्रायोगिक मान है। आणविकता सैद्धांतिक मान है। थोड़ी देर पहले समीकरण लिखी थी पोटेशियम क्लोरेट वाली, उसमें 10 अणु थे, उसकी अणु संख्या 10 थी। सैद्धांतिक मान है, ये प्रायोगिक मान है। कोटि का मान कितना हो सकता है ये भी लिखा था, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, और भिन्न संख्या भी हो सकती है। आणविकता कितनी होगी? 0 होगी क्या? अणुओं की संख्या 0 तो फिर अभिक्रिया क्या होगी? 0 नहीं होगी कभी। वो भिन्न संख्या भी नहीं होगी, केवल पूर्णांक होगी। अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो प्राथमिक अभिक्रिया हो या प्राथमिक हो या वो कौन सी जटिल अभिक्रिया हो, ये दोनों पर लागू हो जाती है। जटिल अभिक्रिया होती है तो उसमें फिर वो वेग निर्धारक पद है वो ज्ञात किया जाता है, उसके आधार पर ज्ञात करते हैं। तो तीसरा ये होता है, ये प्राथमिक वह जटिल अभिक्रिया पर लागू। और जटिल अभिक्रिया के लिए जो मंद पद है वो वेग निर्धारक पद दिया जाता है, उसके आधार पर ज्ञात करते हैं। और ये केवल प्राथमिक है, उसकी ज्ञात की जाती है, ये केवल प्राथमिक पर लागू होती है। अभी थोड़ी देर पहले हल भी किया था। एक जगह पर दोनों में समानता आ जाती है, आणविकता में और कोटि में। कब? जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है, और जब सबसे जो मंद गति वाला पद लिया जाता है, वेग निर्धारक पद, उसमें आणविकता और कोटि दोनों समान होती है। तो ये आज का अपना लेक्चर हो गया पूरा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बारे में। अगला जो अपना लेक्चर होगा वो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उनका पूरा डिटेल है। और उसके बाद जो अभिक्रिया वेग है उसमें इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि अभिक्रिया वेग है वो किस किस पर निर्भर करता है, सांद्रता पर, ताप पर, दाब पर, उत्प्रेरक पर, ये था। तो अब सांद्रता वाला तो चल रहा है अपना, आगे फिर पढ़ेंगे ताप का प्रभाव भी पढ़ेंगे, उत्प्रेरक का प्रभाव भी पढ़ेंगे, ये इसी चैप्टर में आगे हो रहेगा। तो अपना जो अगला जो लेक्चर होगा वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बहुत डिटेल होगा और बहुत ही मज़ेदार, उसमें गणित का तो अच्छा काम होगा और इतना आसान है, उसमें हम गणित के नियम अप्लाई करेंगे, उसी के आधार पर हम ग्राफ भी खींचेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके अलग अलग रूप प्राप्त करेंगे।